हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। अब आज ही हमने RUHS और एम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट बैच है केमिस्ट्री का, वो शुरू कर रहे हैं। अब इसमें RUHS का और एम्स का वैसे हम बेसिक टॉपिक उठाते हैं, वैसे हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक कर लो, ठीक है। तो एक ये बायलिंगुअल आपका बैच रहेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, जिसमें पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पूरा कवर करते हुए फिर MCQs और साथ में इस तरीके से इस बैच को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपके अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे, वहाँ पे जाकर के आप इसको देख लेना। अब केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सबको पता है मेनली, तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज होती है इस पर, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, लेकिन जो हम मेनली इसके अंदर स्टडी करते हैं वो आपके जो हम मेनली अगर अब देखो, पहले हम केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब ठीक है, पहले तो देखो केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे कह लो साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम रसायनों का, अलग अलग बंध बनने का, यौगिकों का, अणुओं का, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबका बाकी इतनी सारी इसकी ब्रांचेज होती है, क्योंकि केमिस्ट्री कोई छोटी चीज़ नहीं है, लंबी चौड़ी है। तो इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसके बारे में स्टडी करनी रहेगी। तो इसमें जो मेनली हम इसमें ब्रांच पढ़ते हैं वो अलग अलग होती है। एक पहली होती है हमारी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट अपने आता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक हम आज जो हम शुरू करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा RUHS और एम्स इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसके ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक में 4 या 5 चैप्टर है, वो इसके कवर अप करेंगे। फिर ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद इनऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर है वो करके, और फिर सबसे लास्ट में हम फिजिकल वाला वो लेंगे। तो पहले जैसे ही हम ऑर्गेनिक कवर अप करेंगे तो इसके MCQs आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, या फिर हम भी उसके सेशन लाइव क्लास रख लेंगे MCQs के थ्रू। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं ऑर्गेनिक से। अच्छा, आप समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या, ऑर्गेनिक और ये सारी ब्रांचेस क्या होती है। तो देखो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन से रिलेटेड, मतलब केमिस्ट्री की ऐसी शाखा या ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन और इससे संबंधित जितने भी रसायन होते हैं या यौगिक होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उसको तो कहा जाता है आपके कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन के अलावा जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल, वो सब जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं अकार्बनिक। और जब आपके केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी फिजिक्स इनको ऐड कर दिया जाता है, तो जो आपके केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की जो नई शाखा बनती है उसको बोला जाता है आपके भौतिक रसायन बोला जाता है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने माइंड में एक टॉपिक आता है IUPAC। IUPAC का मतलब क्या होता है, हम केमिस्ट्री को कब समझेंगे। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में जो जो कंपाउंड होते हैं उनके नाम क्या होता है। जैसे मैं कुछ भी कंपाउंड यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने सारे कंपाउंड लिख दिए। अब आपसे पूछा जाए इन कंपाउंड के नाम क्या है, तो आपको इनको पढ़ना ही नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, तो हम जब भी हमने डायरेक्ट सेंटेंस बनाना थोड़ी सीखा, सेंटेंस से पहले हमने क्या सीखी, स्पेलिंग सीखी। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे दैट बॉय इज हैंडसम, तो आप इंग्लिश जब गए थे तो डायरेक्ट आपने यहाँ से शुरुआत थोड़ी की, आपने पहले क्या किया, सबसे पहले आपने स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग भी बाद में आई, सबसे पहले आप क्या आए, अल्फाबेट, कैपिटल वाले, फिर कैपिटल के बाद में स्मॉल वाले, फिर उसके बाद आप स्पेलिंग पे गए, और स्पेलिंग के बाद में आप लोग कहाँ पे आए, सेंटेंस पे। तो आप ऐसे कह लो केमिस्ट्री के जो अल्फाबेट होती है वो आपके IUPAC होती है। तो पहले आज हम हाइड्रोकार्बन के थ्रू IUPAC मतलब इन कंपाउंड के यौगिकों के नाम बनाना सीखेंगे।
फिर उसके बाद में IUPAC कवर करके फिर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक RUHS के मेन सिलेबस पे आ जाएंगे, जो एम्स में भी इतना ही बेनिफिशियल है जितना RUHS वाले में रहने वाला है, ठीक है। तो हम IUPAC से शुरू करते हैं। अच्छा, IUPAC आपकी क्या होती है? IUPAC एक ऐसी ब्रांच होती है जो अपने जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको नेमिंग देने का कार्य करती है। नेमिंग का मतलब क्या होता है? उनको नाम देने का काम करती है। अच्छा, नेमिंग या नाम देना कैसे? जैसे देखो, हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका नाम रखने के लिए, नामकरण के लिए हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका हम आगे नाम देते हैं। तो जब तक उसके लिए वो फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो हम उसके क्या करते हैं, नॉर्मल कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। हम लोग उसके कुछ भी नाम रख देते हैं, किसके बेसिस पे? उसके लुक्स के बेसिस पे। अगर वो कुछ अच्छा दिख रहा है या उसके बेसिस पे, तो जो उसके लुक्स के बेसिस पे नाम दिया जाता है उनको तो हम कहते हैं निक नेम। ऐसे यहाँ पे निक नेम नहीं होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉमन नेम हो जाएंगे। कॉमन नेम या फिर हिंदी में हम इसको कह देंगे सामान्य नाम, ठीक है। सामान्य नाम का तो मतलब क्या होता है, जो उनके ओरिजिन के बेसिस पे दिया जाता है। ओरिजिन बोल दो, ओरिजिन मतलब क्या होता है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे आपके होते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम मतलब जो प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक वे में दिया जाता है। जैसे बच्चों के नेम के पहले अल्फाबेट निकालेंगे P, फिर P जैसे ही निकला तो P से जो भी आपका नेम होगा वो देंगे। तो जो अल्फाबेटिकली आपके नेम दिए जाते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, IUPAC। तो ये तो पूरा क्या होता है, सिस्टमैटिक नेम होता है। सिस्टमैटिक मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड कौन सा है। लेकिन कॉमन नेम, सामान्य नाम जो होते हैं, ये हमें देखते ही पता नहीं चलेंगे। तो अब IUPAC से हम शुरू करते हैं। अच्छा, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC होता क्या है ये समझ आ गया ना? क्या है ये? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि क्या करती है, नेमिंग देने का कार्य करती है। नेमिंग देती है, किसको नेमिंग देगी? कंपाउंड्स को, ठीक है। कंपाउंड्स को नेमिंग देने का कार्य करती है। अब IUPAC की इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है, वैसे पूछा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें तो हिंदी इंग्लिश की बात है नहीं, फुल फॉर्म आपको जस्ट रीड आउट करना है, ठीक है। और ये नहीं पूछी जाती, बस आपको पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म होती क्या है IUPAC की। अब IUPAC के यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम उनको नेमिंग देने का काम करते हैं। तो वो हम हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक से लेकर के फिर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना तो उसका सबसे बेसिक टॉपिक या बेसिक चैप्टर होता है आपके हाइड्रोकार्बन वाला। इससे आपके सारे नेम जो होते हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब समझो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे देखो, इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मतलब इसकी सिंपल से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up by hydrogen and carbon only, known as hydrocarbon। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी,
ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खाली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, खाली हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली नोन एज द हाइड्रोकार्बन। तो ये तो इसकी बात हो गई इंट्रोडक्शन की, ठीक है, इंट्रो मतलब खाली डेफिनेशन और इसकी बात होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें जो नया टॉपिक लेते हैं वो आपके लेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हिंदी में हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ये ध्यान से समझना और इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये आपके मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड आपके आ जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और थर्ड आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में हो जाएगा वही एरोमेटिक का एरोमेटिक ही रहता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है संतृप्त, सेकंड हो जाएगा असंतृप्त और तीसरा हो जाएगा एरोमेटिक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक वंस। अच्छा, अब इन सबको अब हमें डीप स्टडी करना है। डीप मतलब क्या है, इन सब का हमें पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या होता है और इनके आगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। जैसे संतृप्त वाला जो है, पहले इनकी डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। संतृप्त का मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध उपस्थित होगा, एकल बंध। एकल बंध का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन विच सिंगल बॉन्ड इज देयर, इन विच कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड इज देयर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं असंतृप्त की। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में, यहां लिख देते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध हो। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक को ध्यान से समझना। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है,
अच्छा, ये जो दोनों है ना, संतृप्त और असंतृप्त, इनको साथ में क्या बोल दिया जाता है? ये जो अपना फर्स्ट टाइप था संतृप्त और दूसरा वाला ये जो है असंतृप्त, इनको साथ में अपने बोल दिया जाता है, इन दोनों को साथ में बोला जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो संतृप्त और असंतृप्त है ना, संतृप्त एंड असंतृप्त, ये दोनों सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इन दोनों को साथ में बोला जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक। ठीक है, और ये अपना नेक्स्ट आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, इसका मतलब होगा जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित हो। बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक ये होते हैं, बेंजीन रिंग ये, इसको बोला जाता है बेंजीन रिंग, और हिंदी में बोल देंगे बेंजीन वलय। जिनके अंदर आपके बेंजीन वलय उपस्थित हो, जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो, बेंजीन वलय हो, बेंजीन रिंग इज देयर। ठीक है, तो एरोमेटिक की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिसके अंदर जहां पे भी आपको बेंजीन रिंग दिखेगी, बेंजीन रिंग मतलब ये दिख गई और इसके ऊपर आपको कोई भी कंपाउंड जुड़े हुए दिख गए, बस आपकी बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ये हो गई, इसका मतलब वो किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा हॉच पॉच तो नहीं हुआ है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, इस टॉपिक से की है, टाइप्स ऑफ। आपस से एक बार इतना रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसका आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन है कि संतृप्त कौन कौन से होते हैं, असंतृप्त कौन से होते हैं और एरोमेटिक कौन से होते हैं, तो उनका हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, टॉपिक कहाँ से शुरू किया था हमने, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से होते हुए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से हमने टॉपिक की शुरुआत की थी। फिर टाइप्स ऑफ में हमने क्या पढ़ा कि टोटल 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, संतृप्त और सैचुरेटेड, सेकंड आपका हो जाएगा असंतृप्त और अनसैचुरेटेड, और थर्ड आपका हो जाएगा एरोमेटिक और एरोमेटिक, इंग्लिश में भी एरोमेटिक ही बोलेंगे। संतृप्त का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और एरोमेटिक मतलब जिसमें कार्बन के बीच में क्या होती है, मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब संतृप्त और असंतृप्त जो है, इनको दोनों को कंबाइन में क्या बोला जाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती है, मतलब क्या होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला, जिनमें लंबी कार्बन श्रृंखला हो, उनको क्या बोला जाता है, एलिफेटिक। लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब इस तरीके से, इनके जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि लंबी कार्बन श्रृंखला या लॉन्ग कार्बन चेन का मीनिंग क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन। तो ये सारा था। ठीक है, इनकी डेफिनेशन अभी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन कर देंगे सारी। अब जो नेक्स्ट हमने शुरू किया है संतृप्त, संतृप्त या फिर जिसको इंग्लिश में हमने बोला सैचुरेटेड। ठीक है, फिर सेकंड है अपना अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त, और थर्ड आपका है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को, इसको हम सबसे लास्ट में अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इसको खाली यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों को आगे कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं ना, हमने क्या बात की, कार्बन कार्बन के बीच में आपके कितना होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और अनसैचुरेटेड में मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, तो जो आपके ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपके क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, उसको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाएगा इनको, एल्केन बोला जाएगा। ऐसे ही इसमें हो जाएगा आपका, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। अच्छा, ध्यान से समझना, मैं बात कर रही हूँ इस द्विबंध वाले की, जिसपे डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा, उसको बोला जाएगा एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, इसको त्रिबंध वाले को, इसको बोला जाता है एल्काइन।
तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। अब हमें ये पूरा अलग से पढ़ना है, एल्केन क्या होता है, इनका नाम कैसे देते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सामान्य नाम क्या होता है और इनके IUPAC नेम क्या होते हैं। तो यही से हम इनके एल्केन, एल्कीन और फिर एल्काइन इनको लेते हुए फिर हम आगे जो है IUPAC में मूव कर जाएंगे और वहाँ पे सारे कंपाउंड्स का धीरे धीरे, मतलब आप ऐसे कह सकते हो IUPAC की जो आपकी सिंपल अल्फाबेट है वो आपकी ये है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसीलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है। तो ये आपका ये टॉपिक है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला। कहाँ से शुरू किया था एक बार वापस से देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे। फिर आगे हमने टाइप्स के बारे में बात की। टाइप्स कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। फिर सैचुरेटेड वाले जिनमें एक सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहा जाता है एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहा जाता है आपके एल्काइन। इनकी डेफिनेशन भी मैंने यहीं पे इसके साथ में लिख दी है पूरा, तो ऐसा दिख रहा है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सैचुरेटेड में भी एल्केन से शुरुआत करते हैं। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में हम कह देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन बता रखी है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनको हम क्या कहते हैं, एल्केन। तो यही से एल्केन से, ये हमारा मेन टॉपिक है, यहां से हमें शुरुआत करनी है एल्केन से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि कार्बन जो होता है इसकी अधिकतम संयोजकता, संयोजकता या इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी या फिर संयोजकता। वैलेंसी का मतलब होता है, संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी एक अणु अधिकतम कितने अणुओं से जुड़ सकता है, उसको उसकी क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। तो कार्बन जो होता है ना, इसकी संयोजकता 4 होती है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लेना कि कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो आपकी 4 होगी, 4 होगी। ये 4 आया कैसे, ये जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल बस इतनी ध्यान रखना कि कार्बन अधिकतम 4 अणुओं से जुड़ सकता है, मैक्सिमम 4 एटम से कार्बन अटैच्ड हो सकता है। अगर 4 से कम है तो भी वो अनस्टेबल रहेगा और अगर 4 से ज्यादा है तो भी वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। जैसे होता है ना, अगर कोई इंसान 4 रोटी खाता है, ठीक है, तो अगर 4 से कम खा ले, 2 खा ले, 3 खा ले तो भी उसके लिए कम है, और अगर 4 से ज्यादा खा ले तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों ही केस में मामला अपना गड़बड़ी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको 4 ही चाहिए। सेम यही रूल आपके किस पे फॉलो होता है, कार्बन पे भी फॉलो होता है कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए मैंने संतृप्त में आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, मतलब इस कार्बन की एक संयोजकता तो इस वाले कार्बन से पूर्ण हो गई। मतलब यहाँ पे 3 जगह पे क्या आ जाएंगे, कुछ और दूसरे अणु आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए। तो कार्बन तो ये एक यहाँ पे आ गया, मतलब ये बाकी वाले ये किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से फुलफिल होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसीलिए। वरना कोई भी अणु यहाँ पे आ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इसकी, हाइड्रोकार्बन की, इसीलिए ये जो संयोजकता है वो आपके हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। अच्छा, अब एल्केन की हम शुरुआत करते हैं। एल्केन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वर्ड एक ऐड करना जरूरी, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो। एकल बंध उपस्थित हो, एल्केन कहलाते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। in which carbon carbon have single bond is there.
नोन एज अल्कीन। तो ये आपकी हो गई एल्केन की परिभाषा या डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स मतलब क्या होता है? टाइप्स मतलब इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट नया टॉपिक लगाते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। और हिंदी में आपका हो जाएगा एल्केन का नामकरण। अच्छा, जब हम एल्केन के नामकरण की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ टर्म्स है वो पहले पता होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो एल्केन का पहले हम बात करते हैं सामान्य सूत्र की, जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है या जनरल जो फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम एल्केन को निकाल सकते हैं वो आपका रहता है CnH2n+2, H2n+2। अच्छा, यहाँ पे जो N होता है ये आपके दर्शाएगा N कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या को दर्शाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं n बराबर 1 रखती हूँ, क्या रखती हूँ? n बराबर 1। तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। C1H2 1+2, मतलब C1 2 ब्रैकेट का मतलब क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 से 2, 2 + 2 विल बी 4, C1H4। अच्छा, जहाँ पे 1 होता है वहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फॉर्मूला आ गया अपने पास CH4 आ गया, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं n की जगह पे 2 रखती हूँ, n = 2 अगर मैं रखती हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? C2H, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रखना है बस, और कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। C2 2 2 = 4, 4 + 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? जहाँ पे भी n है वहाँ पे बस आप ये रख लो, n की संख्या रख लो। C3H3+2 कितना आ जाएगा? C3 2 3 3 + 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एल्केन बन गए। CH4 आपका एल्केन है, C2H6 एल्केन है, C3H वो एल्केन है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि इनकी संरचना कैसे बनानी है, पहली बात कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, और दूसरी बात कि ये जो बने हैं इनके नाम क्या है, नेम्स क्या है, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब ये नेम्स और इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये आपको सीखना है। तो पहले हम नेमिंग से शुरू करते हैं। नेम के लिए आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो वो ध्यान से देखो। जब हम इनका नामकरण करते हैं ना तो 2 टर्म्स होती है, एक होती है पूर्व लग्न और एक आपकी होती है अनुलग्न। जिनको पूर्व लग्न को तो इंग्लिश में कह देंगे प्रीफिक्स और अनुलग्न को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। देखो जैसे इनके नेम से ही पता चल रहा है, पूर्व लग्न, पूर्व मतलब क्या होता है? प्री, प्री मतलब पहले, जो आपके पहले जुड़ते हैं, मतलब जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उसको तो क्या बोला जाएगा? जो किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे, आगे पहले जुड़ेंगे, उनको तो हम कह लेंगे प्रीफिक्स या पूर्व लग्न। और जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उनको हम क्या कह देंगे? अनुलग्न। अनु का मतलब होता है बाद में, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे सफिक्स। तो एल्केन में जो सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है वो तो किया जाता है आपका एन, और इंग्लिश में हो जाएगा ANE, ठीक है। और प्रीफिक्स के लिए मैं यहाँ पे C1 से लेकर के 10 यहाँ पे एक सीरीज लिख रही हूँ, और ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। और ये जितने भी आप IUPAC जहाँ जहाँ पे पढ़ोगे वहाँ सब में ये सीरीज काम आएगी, तो आपको ये लर्न करनी है। अच्छा, अगर आपके कंपाउंड में कार्बन की संख्या टोटल 1 हो तो वहाँ पे हम पूर्व लग्न या प्रीफिक्स यूज करेंगे मैथ, हिंदी में हो जाएगा मैथ। अगर 2 होगा, कार्बन की संख्या 2 होगी तो वहां पे हम यूज करेंगे एथ। 3 होगी तो हम यूज करेंगे प्रॉप। 4 होगी तो हम यूज करेंगे ब्यूट। 5 होगी तो हम यूज करेंगे पेंट। 6 होगी कार्बन की संख्या तो हम यूज करेंगे हेक्स। 7 होगी तो हम यूज करेंगे हेप्ट। और अगर आपकी कार्बन की संख्या 8 होगी तो हम यूज करेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होगी तो हम यूज करेंगे नॉन।
और 10 होगी तो हम यूज करेंगे डेक। ये आपको याद करनी है कार्बन की कि हम कौन कौन से पूर्व लग्न यूज करेंगे और सफिक्स मतलब अनुलग्न के रूप में एल्केन में यूज किया जाएगा एन। ठीक है, तो ये आपको सीरीज एक याद करनी है C1 लेकर के 10 तक की। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। जब भी हम किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो यौगिक का नाम हमेशा लिखा जाता है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, मतलब पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न से। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड में आ जाते थे कि हमने जो अभी पहले कंपाउंड लिखे थे उनके नाम क्या थे। जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया ना, देखो सामान्य सूत्र क्या होगा इसका CnH2n, तो हमने जो ये CH4 C2H6 और ये बनाया, अब इनके हम नेमिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग मैंने क्या बोला, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न लगाना है। अच्छा, अनुलग्न आपका क्या लगाना है, एन, और पूर्व लग्न हमें इनमें से डिसाइड करना है, कार्बन की संख्या के आधार पर हम पूर्व लग्न लगाएंगे। बाकी अनुलग्न तो अगर एल्केन होगा तो आपके सब जगह पे ए नहीं लगेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्केन है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था यहीं पे रख करके हम बात लिख लेते हैं इसको। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2, जहाँ पे मैं n बराबर कितना ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ, तो n बराबर 1 रख के जब हमने अभी पीछे फॉर्मूला सॉल्व किया था C1H21+2, इसको सॉल्व करोगे तो CH4 फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अब इसका नेम लिखो आगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, मतलब पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को मिला करके हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अच्छा, जब कार्बन की संख्या 1 होती है, पहले हम इसकी संरचना बना लेते हैं। देखो कार्बन कितना है, 1 है, बना दिया इसकी, और इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब इसकी संयोजकता कितनी बोली मैंने कार्बन की, 4 होती है, तो देख लो फुलफिल हो रही है। अच्छा, कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो हम कौन सा पूर्व लग्न लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे मैथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैथ प्लस सफिक्स, आपको सब में ए नहीं लगाना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एन। अब हम हिंदी में एक पढ़ते थे, संधि करते थे, संधि विच्छेद तो होता है उसको तोड़ना, और संधि मतलब कंबाइन करना, तो ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे मैथ प्लस एन, इसका नेम क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा हिंदी में। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका मैथ प्लस एन, मीथेन। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट हमने पीछे लिखा था ये कंपाउंड, ये जो लिखा है हमने C2H6, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, पहले इसकी संरचना बनाओ। C2H6 की कैसी बनेगी स्ट्रक्चर या संरचना, देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो पहले 2 कार्बन बना देते हैं। एकल बंध क्यों बनाया, क्योंकि हमने बात की है एल्केन की, और एल्केन के लिए सबसे मस्ट है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना, बना दिया। अब कार्बन की मैंने क्या बताई, अधिकतम संयोजकता 4 होती है। अच्छा, एक तो इससे फुलफिल हो गई, मतलब 1 हो गई तो 2 3 4, 1 हो गई 2 3 4, ठीक है। अब बाकी हमें क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इससे कंपेयर कर लो, देखो कार्बन कितना है बोला 2, तो ये रहे 2 कार्बन, फिर हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन, पूरे फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब आपका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों ही करेक्ट है। अब इसका नेम लिख लो, कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो हम प्रीफिक्स क्या लेंगे, एथ, और आपको सफिक्स वो लगाना है एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेन। हिंदी में तो हो जाएगा एथेन, और इंग्लिश में आपका हो जाएगा इथेन। सेम ऐसे ही इसका C3, कार्बन जब 3 होता है तो यूज क्या करते हैं, प्रोप, तो इसका नेम हो जाएगा आपका प्रोपेन हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा आपका प्रोपेन। स्ट्रक्चर बना दो इसकी, क्या बन जाएगी, कार्बन 3 है तो ये लो 3 कार्बन बना दिए, फिर बाकी वाले में आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, तो हाइड्रोजन ऐड कर दो इनमें, तो एक तो फुलफिल हो गई इससे 1 2 3 4। अब इसकी देखो 1 2 फुलफिल हो गई तो 3 4, 1 हो गई 2 3 4, हाइड्रोजन ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे कंपेयर कर लो, कार्बन कितना कह रहा है 3, तो 3 कार्बन है यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन बोला है 8, तो 8 भी है। इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, आपका नेम भी करेक्ट है, और आपका फॉर्मूला भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इनका नॉमेनक्लेचर करना है, इनका नामकरण करना है। तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स कितने लिखे, 10 लिखे हैं, तो मतलब ये 10 तक आपके बनेंगे। जब आप 4 के लिए बनाओगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 के लिए बनाओगे तो पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन, हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो हमने अभी तक 3 तक बना लिए, अब हम इस 4th वाले की बात करते हैं, ठीक है।
तो फोर्थ वाले के लिए वही, सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, CnH2n+2। अच्छा 3 तक हमने कर लिया, n इक्वल टू मतलब अब किसके लिए करना है, 4 के लिए करना है, कर लो n इक्वल टू 4 के लिए। n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको 4 रखना है, तो C4H2 एज इट इज रहेगा, जहाँ n है यहाँ पे 4 आ जाएगा, +2 C4, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 10, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, C4H10 आ गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर बना दो, संरचना बना लो, कैसी बन जाएगी इसकी, कार्बन हमें गिवन है, कितना दे दिया है, 4 कार्बन है, लगा दो 1 2 3 4। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एल्केन की आइडेंटिफिकेशन, एल्केन की पहचान ही वही है कि एकल बंध होगा। अब वही इनकी संयोजकता पूर्ण कर लो, 1 हो गई, 2 3 4, 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर दो, बस हो गई। अब कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो, अगर आपके फॉर्मूला से मैच करते हैं इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर रॉन्ग है। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, जब हमारे पास में कार्बन कितने हो 4 हो और हाइड्रोजन अपने पास 10 है ही है, तो जब कार्बन 4 होंगे तो प्रीफिक्स हम क्या ले लेंगे, ब्यूट ले लेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा इंग्लिश में तो हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, मतलब नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, और हिंदी में क्या हो जाएगा अपना, ब्यूट प्लस वही अनुलग्न लगाना है एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको ये C1 से लेकर के 10 तक के लिए करना है। फोर्थ वाले का क्या नेम हो गया है, ब्यूटेन हो गया। अभी तक हमने फोर्थ तक कर लिया है। 1 वाले का हमने नेम दिया था मेथेन, सेकेंड वाले का हमने दिया था इथेन, थर्ड वाला था प्रोपेन, ऐसे ही फोर्थ वाला हो जाएगा अपना ब्यूटेन। अब नेक्स्ट 5 वाले के लिए करो, अब बस वही फॉर्मूला लगा करके करना है। अब ये ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएंगे, आपको एग्जैक्टली पता है n इक्वल टू कितना लेना है, 5 लेना है, फॉर्मूला लगाना है CnH2n+2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 लिख लो, C5H5+2, ये तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, C5H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 10+2। ठीक है, नेम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स वही लेना है, पेंट हो जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन, और ये हो जाएगा आपका हिंदी में पेंटेन। कार्बन 5 बना लो 5, और जहाँ पे 5 आपने कार्बन बनाए, बाकी वाली जो इसकी संयोजकता या वैलेंसी होगी वो आपको हाइड्रोजन से फुलफिल कर देनी है, हाइड्रोजन से। तो बस 1 2 3 4, 1 2 3 4 बस काउंट कर लो और इनको ऐड कर लो। अब काउंट करके देख लो, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जितना फॉर्मूले में लिखा है उतना आता है, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो हमारे पास फॉर्मूला में कार्बन है 5 और हाइड्रोजन है 12, काउंट कर लो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने अभी क्या बनाया, पेंटेन बनाया। अब ऐसे ही n इक्वल टू 6 के लिए कर लोगे तो हेक्सेन बन जाएगा, बनाओ जल्दी से हेक्सेन। n इक्वल टू 6 के लिए बना लो जल्दी से। n इक्वल टू 6 फॉर्मूला लिख रही हो, इसको सॉल्व करो क्या बनता है। जहां जहां n है वहां वहां पे 6 लिखना है, करो इसको सॉल्व करो क्या बनेगा। क्या आ जाएगा, C6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 + 2 कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला आपका हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। अब इसका नेम और इसका स्ट्रक्चर दोनों बनाओ।
नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जब 6 होता है तो हम प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्या लेते हैं, हेक्स लेते हैं। ये रहा हेक्स लेंगे, तो बस इसको यूज कर लो वहां पे। क्या नेम हो जाएगा, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। और इसके स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे, कार्बन आपको 6 बनाना है तो पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बाकी 6 ये हो गया, अब बस हाइड्रोजन लगाना है, इस पे लगा लो। 1 फुलफिल हो गई है, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी 1 हुई तो 2 3 4। अब बस हाइड्रोजन ऐड कर दो, 1 हाइड्रोजन विल बी हियर, सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। अब कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर लो, अगर इससे इक्वल हो रहा है इसका मतलब करेक्ट है स्ट्रक्चर, तो ये आपके क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। अब ऐसे ही n = 7 के लिए इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करना है, CnH2n+2, जहां जहां पे n है वहां वहां पे अब इस बार 7 पुट करना है। रख लो इसको, क्या आ जाएगा, (14+2) कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ गया, C7H16 बनाना है, बना लो इसको जल्दी से। पहले तो नेम लिख लो, जब 7 होगा तो हैप्ट लिखता है, ठीक है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, हैप्ट प्लस एन, हैप्टेन। हिंदी में वही अपना हैप्ट प्लस एन, हैप्टेन। बना लो स्ट्रक्चर के लिए, C7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर लो बस। 1 है, 2 3 4 1 2 देन 3 4। अब तक तो बनाना आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी इसको बना के खत्म कर लो जल्दी। ये पूरी अल्फाबेट है, ये मत समझना RUHS का यही लेवल है, ये लेवल नहीं है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक चल रहा है। तो बेसिक सब में, और ये बेसिक खाली RUHS एम्स के लिए नहीं, जहां जहां पे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सब में आपको IUPAC पढ़ना पड़ेगा, और IUPAC के लिए ये बेसिक सब में पढ़ना पड़ेगा, तो ये ध्यान से करना है। तो बस ये इसका नेम हो जाएगा, बस काउंट कर लो, इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, हैप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे n = 8 9 और 10, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। n = 8 के लिए सेम फॉर्मूला लगाओ, CnH2n+2। 2 8 मल्टीप्लाई करो, 16 16 + 2 विल बी 18। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट नेम, अगर नंबर अपने पास 8 है कार्बन के, तो जो प्रीफिक्स यूज करेंगे पूर्व लग्न, वो जो आपका हो जाएगा ऑक्ट, देन ऑक्ट प्लस एन, नेम विल बी ऑक्टेन। इसका नेम हो जाएगा आपके पास ऑक्टेन हो जाएगा। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी, वी हैव नंबर ऑफ कार्बन इज 8, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है, बना लो 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं।
बस अब हाइड्रोजन ऐड कर दो इसमें, 1 2 3, नाउ 2। और काउंट करके देख लेना साथ ही में कि ये इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो हम अपना फॉर्मूला बनाए। तो स्ट्रक्चर को बड़ा देख करके डरना नहीं है, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेन हो जाएगा। अच्छा, एक नई चीज इसमें और बताती हूँ कि अगर ये भी अपना ऑक्टेन है, ये तो ऑक्टेन की कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ओपन स्ट्रक्चर हो गई। ओपन मतलब खुली श्रृंखला, ठीक है। ये तो आपकी हो गई ओपन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी को थोड़ा सा कंबाइन करके लिख लेते हैं ना शॉर्ट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कार्बन है तो पहले ये कार्बन लिखो, फिर हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड है, ये लो सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आता है कार्बन, ये रहा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन कितना है 1 एंड सेकेंड 2, तो CH2। ऐसे ही कंबाइन करके इसको ये भी लिख सकते हैं CH3 CH2 8 टाइम। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा वापस है CH3, क्योंकि इस पे कितने कार्बन है 3 कार्बन है इस एक कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन है इस एक कार्बन पे। तो ये भी आपके किसका फॉर्मूला है, ऑक्टेन का ही फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्म में भी आ जाए तो अलग चीज नहीं है, ऑक्टेन ही है ये। बस ये इसकी क्या है थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी ऐसे बोल दो, इसकी कंप्राइज मतलब इसका थोड़ा सा ये ओपन फॉर्म है, हर एक चीज अलग अलग लिखी हुई है। और इस वाले में आपके क्या है कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑक्टेन हो गया। ऐसे इन बाकी वालों की भी बना लो, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, हेप्टेन में क्या बन जाएगा, बस कंबाइन करके लिखना है CH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, फिर बाकी बीच वालों में इनमें कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, और इन साइड वालों में कितने हैं 3 हाइड्रोजन है, तो बस कंबाइन करके लिखना है CH3 CH2 और लास्ट वाला हो जाएगा CH3 हो जाएगा। हेप्टेन काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब ये क्या है हेप्टेन है। ऐसे ही जल्दी जल्दी से हम इन सब का क्या बना देते, जो ये क्लोज स्ट्रक्चर है ये बना लेते जल्दी से, है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी CH3, कार्बन कितना है 6 है, हेक्सेन है, तो वही इन बीच वालों में तो 2 2 है और साइड वालों में क्या है 3। पेंटेन में कार्बन कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा, बना लो। इनमें 2 और साइड वालों में इनमें क्या है 3। सेम 4 वाले में क्या हो जाएगा, इनमें 2 और इन वालों में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये रहे, इसका क्या हो जाएगा C, देखो एक कार्बन और बाकी 4 क्या है हाइड्रोजन। सेम इसमें इस वाले में क्या हो जाएगा क्या गया इथेन वाला, तो इथेन को हम क्या लिख लेंगे CH3 CH3, और प्रोपेन को क्या लिख लेंगे ये रहा, इस खाली एक में 2 आएगा मतलब CH3 CH2 और CH3, ये इनकी क्लोज स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब लास्ट 9 और 10 के लिए जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर ये टॉपिक एल्केन वाला यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करना है n=9 के लिए, कर लो n=9 लिखना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 9 पुट करना है। टू 9 18, 18 + 2 विल बी 20। फॉर्मूला क्या आ गया, कार्बन 9 लगाना है और हाइड्रोजन कितना लगाना है 20 लगाना। ऑटोमेटिकली अगर स्ट्रक्चर सही कर रहे हो तो सब कुछ करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा, नॉन प्लस एन विल बी नॉन एन। प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करना है तो कहीं नहीं अटकोगे, पहले कार्बन 9 बनाने हैं तो 9 बनाने हैं, और कुछ है ही नहीं इसमें, समझने लायक ही नहीं है। 9 कार्बन बना लो, 3 4 5 6 7 8 9। अब बस कार्बन करेक्ट बनाए तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 20 आएंगे।
हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी संयोजकता अधिकतम कितनी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3 4 और इन सब के बीच में 2 2 लगानी है। फिर वापस साइड वाले में 3 लगाना है, लगा लो। बस इसकी क्लोज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बीच वाले में 2 2 आएंगे, साइड वाले में क्या आएगा, 3 3 आएंगे। बना लो क्लोज स्ट्रक्चर भी, CH3 CH2। एक ही बात है, ठीक है, नीचे लिख लिया तो चेंज अलग नहीं हो गई है, वही है, सेम बात है, बस ये इसकी होगी। अब एक लास्ट कर लेते हैं n = 10 के लिए, डेकेन। कार्बन 10 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 6 9 10, ठीक है। अब बस हाइड्रोजन को ऐड कर लो, एक ही बात है, सीधी बनाओ ऐसे बनाओ, बस ये कनेक्ट एक लाइन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 बाकी में 2 2, और इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड कर दो आप। काउंट करके देख लेना, कार्बन 10 होगा और हाइड्रोजन आपका कितना होगा, 22 होगा। अब इसकी वही कंबाइन स्ट्रक्चर, इन साइड वालों में तो क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएंगे हाइड्रोजन, और बाकी बीच वालों में 2 आ जाएंगे। बना लो, क्या बन जाएगी ये। स्ट्रक्चर बन गई, नेम क्या हो जाएगा, डेक प्लस एन, डेकेन। तो यहाँ पे अपना जो एल्केन वाला टॉपिक है वो खत्म होता है, सिर्फ एल्केन वाला टॉपिक। तो आज की क्लास में क्या क्या हुआ एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री से शुरुआत की थी, इसका कुछ इंट्रो था, ठीक है। टोटल 3 होती है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिर इसमें हमने बोला कि IUPAC से शुरू करेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने टॉपिक लिया हाइड्रोकार्बन, यहाँ से देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। सिर्फ किससे मिलकर बने होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से, ये उनको बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन। फिर नेक्स्ट है अपने पास इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या बोला, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और एरोमेटिक में आपके बेंजीन रिंग रहती है। फिर आगे हमने नेक्स्ट इनको और फर्दर क्लासिफाई किया आगे, और इनको वर्गीकृत किया। तो आगे वर्गीकृत करने पर हमें पता लगा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये एकल बंध वाले जो होते हैं इनको एल्केन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वालों को, डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन। फिर हमने अल्केन से शुरुआत की, अल्केन मतलब वही, इसकी डेफिनेशन और है, देख लेना, कार्बन कार्बन के बीच में। फिर मेन क्या था, इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, एंड दैट इज CnH2n+2, जहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फिर इनके नामकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी 2 चीजें, एक होती है पूर्व लग्न क्या होता है, और दूसरी आपकी होती है अनुलग्न क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये आपको सीरीज लर्न करनी है, और अनुलग्न सफिक्स आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम एन का यूज करते हैं। फिर बस 1 बाय 1 करके ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और ये लास्ट अपना डेकेन। तो यहाँ पर ये आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कल जो हम नई क्लास शुरू करेंगे उसमें हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। सेम अल्कीन का भी ऐसे ही पढ़ना है, उनका नॉमेनक्लेचर, सामान्य नाम, संरचना वगैरह, फिर देन एल्काइन, और फिर हम IUPAC में डायरेक्ट वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।